जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, और इससे संबंधित समग्र वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज ये आखिरी वीडियो है। धारा 40 और धारा 41 का हम चर्चा करेंगे, चूँकि हमने धारा 39 तक चर्चा कर लिया है, और इसके बाद अन्य छोटे छोटे जो एक्ट हैं, खासकर परीक्षाओं की दृष्टि से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप उस बिंदु तक का आपका ध्यान आकर्षित करें जो कि खासकर परीक्षाओं में प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समय न गंवाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार धारा 39 देख लेते हैं। धारा 39 कहता है मैंडेटरी इंजेक्शन, मतलब अज्ञापक व्यादेश। इंजंक्शन के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया है कि इंजंक्शन कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ रिलीफ है। यहाँ जो इंजंक्शन होता है वो परपेचुअली इंजंक्शन मिलता है, मतलब परमानेंट इंजंक्शन की बात की जाती है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत होता है। टेम्प्रोरी की जहाँ तक बात है तो आदेश 39 नियम 1 के तहत CPC में है व्यवस्था, उसका अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंडेटरी इंजंक्शन व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may, in its discretion, grant an injunction to prevent the breach complained of, and also to compel performance of the requisite acts. अभी कह रहा है कि जो अज्ञापक व्यादेश होता है भाई, दो तरह का होता है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। तो यहाँ पे कुछ करने के लिए या निवारित करने को रोकने के लिए अज्ञापक होता है, और कुछ व्यादेश ऐसे होते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, जिसको ये होता है कि आपको ये नहीं करना है, जो कि धारा 42 में दिया गया है। तो ये जो धारा 39 में दिया गया है, एक पॉजिटिव वे में दिया गया है कि आपको क्या करना है, और धारा 42 में जो दिया गया है उसमें है कि क्या नहीं करना है। तो अब धारा 39 ये कह रहा है कि जबकि किसी बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय समर्थ है, पालन विवश करना आवश्यक हो, तब न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों का पालन विवश करने के लिए भी स्वविवेक में व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा। और धारा 42 कह रहा है कि इंजंक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट notwithstanding anything contained in clause E of section 41 where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement express or implied not to do a certain act. The circumstances that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement. अब एक प्रोविजो भी इसमें है कि provided that the plaintiff has not failed to perform the contract so far as it is binding on him. अर्थात ये कह रहा है कि धारा 41 के खंड अंग जो ई है, अब उसको हम लोग देखेंगे अब आगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 41 के खंड अंग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ की किसी संविदा के किसी विनिश्चित कार्य को करने का सकारात्मक करार और उसी के साथ किसी निश्चित कार्य को न करने का अव्यक्त या विवक्षित नकारात्मक करार समाविष्ट हो, वहाँ यह परिस्थिति कि न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्ट पालन विवश करने में असमर्थ है,
न्यायालय को नकारात्मक करार पालन का व्यादेश अनुरोध करने से प्रभावित नहीं करेगा। मतलब एक ही एग्रीमेंट में दो तरह का अगर जो एग्रीमेंट हो चुका है कि कुछ काम करने हैं, कुछ काम नहीं करने हैं। तो अभी हम लोग देखे थे पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में कि कब धारा 12 में हम लोग पढ़े थे कि कब पार्ट परफॉर्मेंस न्यायालय करा सकती है और कब नहीं करा सकती है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि यदि कोई ऐसी एग्रीमेंट है जिसमें दो बातें हैं, एक सकारात्मक है कि इसको करना है और दूसरा एग्रीमेंट में कि इस कार्य को नहीं करना है, और न्यायालय को लगता है कि सकारात्मक कार्य के लिए हम व्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं या उसका परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं, तो नकारात्मक करार के लिए आदेश कर दिया जाएगा। यही ये धारा 42 में है। अब प्रोविजो इसका कह रहा है कि परंतु यह तब जबकि वादी संविदा के पालन में जहाँ तक वह उसके लिए आबद्धकर है असफल रहा हो। माने वादी जो है जब उसको पालन करना हो जिस चीज़ को और वो असफल हो जाता है तब ये कंडीशन उत्पन्न होता है। तो उस कंडीशन में जो नकारात्मक स्थिति है उसके लिए आदेश किया जाएगा। अब हम लोग पुनः आते हैं धारा 40 पे। धारा 40 कह रहा है कि डैमेजेज इन ल्यू ऑफ आर इन एडिशन टू इंजंक्शन। मतलब कि किसी व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी, मतलब अगर जो कोई व्यादेश देना हो न्यायालय को तो उसके स्थान पर नुकसानी क्या आदेश कब दे सकता है। तो हम लोग पिछले धाराओं में भी कई बार पढ़ चुके हैं, धारा 23, 24, 25, 26 में, कि एक आवेदन के साथ जरूरी नहीं कि परफॉर्मेंस का ही हम करें, हम उसके साथ साथ नुकसानी का भी आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय के डिस्क्रिशनरी होगा कि वो पारित करें। अब इसको देख लेते हैं। इसका क्लास 1 कह रहा है, 1 कह रहा है कि द प्लेंटिफ इन ए सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38 और मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39 may claim damages either in addition to or in substitution for such injunction and be court may if it thinks fit award such damages। मतलब कि धारा 38 और धारा 39 के तहत यदि कोई व्यादेश के लिए आवेदन किया गया है और उस वाद में वादी ऐसे व्यादेश के अतिरिक्त या स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकता है, तो उस कंडीशन में न्यायालय जैसा ठीक समझे ऐसी नुकसानी भी दिला सकेगा। अब वो धारा 2 कह रहा है कि नो रिलीफ फॉर डैमेजेस शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच रिलीफ इन हिज प्लेंट। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर जो प्लेंट में कोई इस तरीके का डिमांड नहीं किया गया होगा अंतोष का, तो न्यायालय नहीं प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ प्रोविजो फिर जोड़ दिया करे, प्रोवाइडेड दैट वेयर नो सच डैमेजेज हैव बीन claimed in the plaint, the court shall at any stage of the proceeding allow the plaintiff to amend the plaint on such term as may be just for including such claim। अब यहाँ पे फिर न्यायालय के पास एक शक्ति है, कह रहा है कि अगर जो प्लेंट में नहीं डिमांड किया गया है अंतोष का, तो ये कह रहा है कि परंतु जहाँ के वाद पत्र में किसी भी नुकसानी का दावा न किया गया हो, वहाँ न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में इसलिए कि वादी ऐसे दावे को वाद पत्र के अंतर्गत कर सके, वाद पत्र का संशोधन करने के लिए ऐसे निबंधों पर अनुज्ञा दे सकेगा जैसे न्याय संगत हो। अब धारा 3 कह रहा है कि द डिसमिसल ऑफ ए सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ शैल बार हिज राइट टू sue फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच। एक बात जो धारा 3 कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि वादी के पक्ष में विद्यमान बाध्यता के भंग को निवारित करने के बाद की खारिजी ऐसे भंग के लिए नुकसानी का वाद लाने के अधिकार को वर्जित करेगी। मतलब इसके बाद फिर वो नुकसानी का वाद नई दावा दाखिल कर सकता है अगर इसमें उसका खारिज हो गया है मूल वाद। तो अब जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्री और मेंस में भी पूछा जाता है, धारा 41 है कि इंजंक्शन वेन रिफ्यूज, कब इंजंक्शन को खारिज किया जा सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर तो होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड ए टू सर्टेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज sought unless such restraint is necessary to prevent an multiplicity of proceeding। पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे न्यायिक कार्रवाई के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे वाद के जिसमें
व्यादेश ईप्सित है संसित किए जाने के समय लंबित हो जब तक कि ऐसा अवरोध कार्रवाइयों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो। दूसरा करा बी ए रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ए आर प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट ऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज शॉर्ट। अब ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिसमें व्यादेश ईप्सित है किसी कार्रवाई को संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को हो। सी इसका कार्य है कि रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने वाला कोई आवेदन हो तो उसमें भी इंजंक्शन नहीं होगा देगा। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन आर प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए क्रिमिनल मैटर। उसके बाद कह रहा है डी इसका कि किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने वाला कोई प्लेंट हो उसमें भी नहीं दिया जाएगा। ई कह रहा है कि टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका निर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय नहीं है। और यही बात धारा 42 के खंड में जो है जो नकारात्मक की बात कर रहा था उसमें हम लोग पढ़े थे, यही है खंड ई। उसके बाद एफ कह रहा है कि टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी ए न्यूसेंस, किसी ऐसे कार्य की न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में वह युक्तियुक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विस्केट, जबकि सामान्यतः प्रभावकारी अंतोष कार्रवाई के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा विनिश्चय पूर्वक प्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यासभंग की दशा में। और इसके बाद से जो एच ए है ये जोड़ा गया है आपके सन 2018 में और ये कह रहा है कि इट इज इफ इट वुड इम्पेड और डिले द प्रोग्रेस और completion of any infrastructure project or interfere with the continued provision of relevant facility related thereto or service being the subject matter of such project। ये कह रहा है कि यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या विलम्ब होता है अथवा उसे संबंधित सुसंगत समुदाय के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय वस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है तो उस कंडीशन में भी व्यादेश नहीं दिया जाएगा। ये खासकर जैसे ब्रिज वगैरह है, सरकार द्वारा कोई नया टेंडर पास किया गया, सड़क का निर्माण है, तो उन सब चीज़ों में ये इसलिए ला दिया गया कि देखा गया पिछले कई सालों में कि स्टे हो जाने के बाद वो मामला इसे पेंडिंग में पड़ा रहता था कई साल तक और न्यायालयी प्रक्रिया जो क्रिटिकल प्रक्रिया है उससे जूझते हुए समय बर्बाद होता था, पैसा बर्बाद होता है। तो उस कंडीशन में इसको ऐड कर दिया गया कि न्यायालय इन सब मामलों में अगर इस तरीके का कोई पेंडिंग है मामला है तो फिर उसमें इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद सहाय कह रहा है कि वेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ आर हिज एजेंट्स हैज बीन सच एज टू डिसेंटाइटल हिम टू बी द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, जबकि वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो जो उसे न्यायालय की मदद करने के लिए निर्धारित कर दे तो उस कंडीशन में भी व्यादेश नहीं दिया जाएगा। और आखिरी है कि व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, यानी कि जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है तो उस कंडीशन में तो दिया ही नहीं जाएगा। तो ये रहा आखिरी मेरा वीडियो। बहुत ज़्यादा धाराएं नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, लेकिन बड़ा सारगर्भित एक्ट है। पूरा सीपीसी का मामला इसी को लेकर के कचहरी में चलता है, कोर्ट में चलता है और
प्रैक्टिकल की दृष्टि से तो ये है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर धाराओं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाते हैं, इसलिए माइन्यूटली तरीके से हर धाराओं को, खासकर इलस्ट्रेशन को देखते हुए, और एक एक चीज़, खासकर ये जो धारा 41 है, ये तो पूरा मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग देख लीजिएगा। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और मैंने अन्य सब्जेक्ट पर भी बहुत वीडियो बनाया है, उसको कृपया देखिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।